नमस्कार, स्वागत है आपका एफएम न्यूज के खास प्रोग्राम माइकॉन पे। मैं हूं आपके साथ शर्मिला चौहान। तो उत्तर प्रदेश को 4 साल बाद स्थायी डीजीपी मिल गया है। 1991 बैच के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी राजीव कृष्ण ने पदभार संभालते ही ये साफ कर दिया कि महिलाओं और व्यापारियों की सुरक्षा उनकी पहली प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा कि साइबर अपराध पर लगाम लगाने के लिए एआई तकनीक का इस्तेमाल बढ़ाया जाएगा, जबकि अपराधियों और अवैध संपत्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। डीजीपी ने यह भी दावा किया है कि पिछले कुछ सालों में प्रदेश में अपराध में कमी आई है और मुख्यमंत्री की नागरिक सुरक्षा संबंधी 10 प्राथमिकताओं पर विशेष फोकस रहेगा। तो चलिए, हमारे साथ हमारे सहयोगी अमरेंद्र प्रताप सिंह भी हैं और वो इस खास मुद्दे पर चर्चा करने के लिए कई मेहमानों के साथ जुड़े हैं। अमरेंद्र। नमस्कार, मैं हूं अमरेंद्र प्रताप सिंह और एफएम न्यूज के विशेष प्रोग्राम माइक ऑन शो में आपका स्वागत है। आज का जो विषय है वो निश्चित रूप से बेहद संवेदनशील है और विषय को उत्तर प्रदेश के सबसे महत्वपूर्ण पदधारी अधिकारियों में से एक उत्तर प्रदेश के डीजीपी, उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक से संबंधित बात को लेकर के हमने रखा है। उत्तर प्रदेश में डीजीपी के रूप में राजीव कृष्ण आज पूर्णकालिक डीजीपी हो गए। आज उनको कार्यवाहक डीजीपी से उत्तर प्रदेश का स्थायी डीजीपी बनाया गया। अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने साफ साफ कहा कि उत्तर प्रदेश की प्राथमिकताओं में महिला सुरक्षा है और व्यापारी की सुरक्षा है। और उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश में अवैध जमीनों पर चलने वाली बुलडोजर कार्रवाई जारी रहेगी। और उन्होंने ये भी कहा कि यदि कोई गलत करेगा, पुलिस पर फायरिंग करेगा, तो जवाबी कार्रवाई में पुलिस एनकाउंटर भी करेगी। अब उत्तर प्रदेश के डीजीपी के इन बड़े बयानों को निश्चित रूप से बड़े नजरिए से देखना पड़ेगा और इसी मामले की हम समीक्षा करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद है उनसे हम परिचय करा दें आपका। सबसे पहले लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रही, वहां पर डीन रही और महिला सुरक्षा मामलों को लेकर के बड़ी विशेषज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर निशी पांडे जी हमारे साथ हैं। हमारे दूसरे मेहमान के रूप में हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं डॉक्टर अशोक गुप्ता। डॉक्टर अशोक गुप्ता जी के बारे में बता दूं कि समाजवादी पार्टी का पक्ष बहुत जबरदस्त तरीके से रखते हैं, घिर जाए तो भी हार नहीं मानते। भारतीय जनता पार्टी की ओर से, जो कि सत्ता में पार्टी है, मनोज उपाध्याय हमारे साथ हैं, अच्छे विश्लेषक हैं और अपनी पार्टी की तरफ से अच्छा जवाब देते हैं। और हमारे सबसे लास्ट जो मेहमान हैं वो हमारे सीनियर हैं, हमारे वरिष्ठ हैं, दिनेश शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं और सामाजिक मामलों पर अपनी पैनी नजर रखते हैं। तो शुरुआत जो हम करेंगे वो हम प्रोफेसर निशी पांडे जी के साथ करेंगे, क्योंकि साफ साफ कहा है डीजीपी उत्तर प्रदेश राजीव कृष्णा ने कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर उत्तर प्रदेश की पुलिस के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता में महिला सुरक्षा और व्यापारी की सुरक्षा है। और उन्होंने कहा यदि किसी महिला के साथ कोई छेड़छाड़ करेगा तो उसे यमराज खड़ा मिलेगा। उन्होंने कहा यदि कोई अवैध कब्जा जमीनों पर करेगा तो बुलडोजर कार्रवाई होगी। और उन्होंने कहा यदि कोई अपराधी पुलिस के साथ मुठभेड़ करेगा, पुलिस पर फायरिंग करेगा, तो जवाब में पुलिस एनकाउंटर करेगी, गोली चलाएगी। अब हम इसमें से पहला मामला जो उनका महिला सुरक्षा हमारी प्राथमिकताओं में है, तो क्या वास्तव में महिला सुरक्षा प्राथमिकता में होनी चाहिए प्रोफेसर साहब? मुझे लगता है कि महिला सुरक्षा बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 50% जो आपकी आबादी हो तो महिलाएं हैं। महिला तो घर में भी असुरक्षित है, बाहर भी अगर असुरक्षित रहेगी तो गवर्नमेंट को तो उसके लिए हम लोग जिम्मेदार मानेंगे ही। तो महिला सुरक्षा बहुत इम्पोर्टेंट है और अगर हम चाहते हैं कि देश तरक्की करे, आपका प्रदेश तरक्की करे, तो महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करना गवर्नमेंट का उत्तरदायित्व है। तो इसलिए मैं ये बात कहूंगी कि पिछले कुछ वर्षों में महिलाएं अधिक सुरक्षित हैं और महसूस करती हैं, क्योंकि मेरी बहुत सारी स्टूडेंट्स जो नोएडा में या कहीं और काम करती थी, मैं कुछ महीनों पहले गई हुई थी वहां, तो वो कहती थी कि मैम हम लोग को अब रात में नोएडा में अगर वापस भी आते हैं देर से तो इतना सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। क्योंकि ये बात तो हम लोग को गवर्नमेंट के लिए कहनी होगी
कि योगी जी ने महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता जिस दिन से आए हैं उस दिन से दे रहे हैं। ठीक बात है, आपने जो बात योगी जी करके हमने मान लिया, बट अब एक इम्पोर्टेंस की बात है। योगी जी जो कर रहे हैं अगर अच्छा है तो अच्छा ही कहा जाएगा, कोई अन्य मुख्यमंत्री भी अच्छा करेगा तो अच्छा कहा जाएगा। लेकिन अब सवाल है कि आज की डेट में पिछले 9 वर्ष पूर्व जब योगी जी आए और आज की डेट में क्या महिलाएं सुरक्षित, क्योंकि कहते सुरक्षा से ही आत्मनिर्भरता जुड़ी है, सुरक्षा से ही रोजी रोजगार जुड़ा है, सुरक्षा से ही आत्मविश्वास जुड़ा है और पूरे समाज पर फर्क पड़ता है एक महिला की सुरक्षा को लेकर, क्योंकि हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारी बेटियां ही तो है वो। समाज में यदि आधी आबादी सुरक्षित नहीं है तो फिर समाज ही सुरक्षित नहीं है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं बिल्कुल आपसे एग्री करती हूँ कि अगर आधी आबादी सुरक्षित नहीं है, तो कुछ भी संभव नहीं है। तो आपको पहले उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना होगा और ये बहुत सारी चीज़ें ये सामाजिक हैं, ये जुड़ी हुई हैं। परिवार में है, डोमेस्टिक वायलेंस है या बाहर आप ट्रैवल कर रही हैं, रात को आपके लिए सुरक्षित है कि नहीं, काम करके आप लौट रही हैं। आप शिक्षण संस्थाओं में जा रही हैं, वहाँ पे आप सुरक्षित हैं कि नहीं, हर स्तर पे देखना होता है। लास्ट में छोटा सा टुकड़ा है डॉक्टर साहब, तो अगर उत्तर प्रदेश का डीजीपी ये कहता है कि महिला सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है, तो ये उनकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल होनी चाहिए एंड आई एम ग्रेटफुल, हम बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप इसको प्रायोरिटी बना रहे हैं। अगर प्रायोरिटी बनाएँगे, तो शायद कुछ हम कामयाब होंगे कि महिलाएँ और सुरक्षित महसूस करें। एक अच्छा आगाज हमारी बहस को दिया है प्रोफेसर निशि पांडे जी ने। और अब हम आते हैं विशेषज्ञ के पास। पत्रकार के रूप में दिनेश शर्मा जी, आपका बहुत बड़ा अनुभव है। प्रोफेसर साहब ने कहा कि मेरी शिष्याएं मेरे साथ, जो बच्चियां मेरे साथ पढ़ी हैं, मैंने उन्हें पढ़ाया, उनमें से ढेर सारी नोएडा में, दिल्ली में, अब्रॉड हैं। वो कहती हैं कि उत्तर प्रदेश का माहौल महिला सुरक्षा को लेकर अब पहले से बदला है। हम राजनीतिक दलों के पास जाएं उससे पहले आपसे पूछते हैं, आपकी नजर में कितना बदला है और कितना और बदलना बाकी? योगी आदित्यनाथ जी का शासन पूरे देश के लिए एक रोल मॉडल है। जब हम कानून व्यवस्था की बात करते हैं, महिला सुरक्षा की बात करते हैं या अपराधों की बात करते हैं, तो सबका ध्यान उत्तर प्रदेश पे जाता है। अभी पश्चिम बंगाल के अंदर शुभेंदु जो क्या नाम है, मुख्यमंत्री हैं, जो अधिकारी, क्या नाम उनका, शुभेंदु अधिकारी, उनका जो फोकस था वो अपने चुनाव पर तो था ही, उनका फोकस उत्तर प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर के तरीके पर भी था, जिस पर वो कह रहे थे कि अपने पश्चिम बंगाल के लोगों से कि अगर आपको अच्छा लॉ एंड ऑर्डर चाहिए तो योगी आदित्यनाथ जी से पूछिए। उस चुनाव के अंदर कॉमन मैन की जो मांग थी वो योगी आदित्यनाथ थी। क्यों? क्योंकि उनका पूरा का पूरा विश्वास योगी आदित्यनाथ पर था लॉ एंड ऑर्डर को लेके। मतलब मॉडल कॉपी होने की पोजीशन में आ गया है। पूरे देश के अंदर योगी आदित्यनाथ का जो ये मॉडल है सुरक्षा का, वो अप्लाई किया जा रहा है। आपने आज जिस विषय को उठाया है, जो कि मुख्यमंत्री, जो कि डीजीपी को यहाँ पर फुल उनको कर दिया गया है, ये स्थायी डीजीपी, स्थायी डीजीपी, पोस्टिंग हो गई है। ये एक अच्छा है। इससे फोर्स के अंदर भी मनोबल बढ़ेगा, क्योंकि अनिश्चितता का माहौल 4 साल से बना हुआ था। लोग जो थे, अधिकारी लोग थे, पुलिस के अधिकारी लोग ये सोच रहे थे पता नहीं डीजीपी आज हैं कि सवेरे रहेंगे कि शाम को रहेंगे। आज उस जो अनिश्चितता को योगी आदित्यनाथ जी ने खत्म करते हुए आज उनकी, यानी कि राजीव कृष्ण की जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ा दी है। फुल कॉन्फिडेंस से काम कर पाएंगे। फुल कॉन्फिडेंस से काम कर पाएंगे, नहीं काम करना होगा, क्योंकि अब मुख्यमंत्री जी ये नहीं सुनेंगे कि ऐसा हो गया था और वैसा हो गया था। काम करना होगा। कैमरामैन आशुतोष, आप भी ध्यान दो, क्योंकि यदि आपको जिम्मेदारी फुल कॉन्फिडेंस के साथ मिलती है, अब एक स्थायी डीजीपी के रूप में 2029 जून तक का कार्यकाल है उनके पास और 3 वर्ष का कार्यकाल बहुत बड़ा होता है। हम सत्ता पक्ष के पास जाएं उससे पहले विपक्ष से पहले बात कर लेते हैं। अशोक जी, आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और आज न्याय की बात करिएगा, क्योंकि प्रोफेसर साहब साथ में मौजूद हैं और आप भी इनके शिष्य रहे और हम भी कहीं ना कहीं। अब सवाल ये है, यदि परसेप्शन बदल रहा है एक सरकार में, आप विपक्ष में सही, तो अच्छी बात को तो अच्छा कहेंगे आप। वुमेन सिक्योरिटी पर यदि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 9 साल में परसेप्शन बदला है, तभी तो ये सब बातें सामने आ रही। देखिए, जब मैं आज सुना आप ही के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से सुना कि आज रेगुलर परमानेंट डीजीपी प्रदेश को मिला है, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि 2022 से लेकर के आज तक, मतलब इन्होंने कोई डीजीपी नहीं ढूंढ पाए और टेम्परेरी काम चलाए। और जब डीजीपी साहब का बयान आता है तब भी मुझे आश्चर्य हुआ।
और जब डीजीपी साहब हम ही मिल ही गए हैं तो मैं सोच रहा था धन्यवाद किसको दूं, प्रदेश की जनता को धन्यवाद करूं। आपका मैंने क्वेश्चन किया वुमेन सिक्योरिटी को लेकर, आपका जवाब है डीजीपी पोस्टिंग को लेकर। ट्रांसफर पोस्टिंग से बाहर निकलो डॉक्टर साहब। मैं वहीं तो पहुंच रहा हूं, आप पहुंचने तो दीजिए। तो मैंने सोचा कि सरकार को धन्यवाद दूं या डीजीपी साहब को दूं या प्रदेश की जनता को किसको धन्यवाद दिया फिर आपने? तो मेरे समझ में आया कि हो सकता है अब हमारे प्रदेश में कानून व्यवस्था सुधर जाए, हमारी माताएं बहनें अब सुरक्षित हो जाएं और सरकार शायद डीजीपी साहब खैर अभी तक के तो टेम्परेरी थे। कैसा लगा? मतलब इधर से जवाब आ रहा है, उधर से जवाब आ रहा है कि 9 साल में स्थितियां बदली हैं और आपको लग रहा हो सकता है अब साहब। अच्छा, डीजीपी साहब कह रहे थे जो पुलिस के ऊपर गोली चलाएगा उसका इनकाउंटर होगा। बताओ, विवेक तिवारी ने जो एप्रिल का मैनेजर था किसके ऊपर गोली चलाया था जो उसका इनकाउंटर हुआ? खुशी दुबे का क्या गलती थी? क्या वो महिला नहीं थी? हाथरस की बेटी, वो बेटी नहीं थी तो प्रदेश और देश की, जो उसको रात के 2 बजे सनातन के धर्म के उल्टा जलाया गया। रात में हमारे यहाँ मिट्टी देना माना नहीं जाता है। अभी उधर शुभेंदु अधिकारी जी का वरिष्ठ पत्रकार जी कह रहे थे, जो कहता है 14 साल तक के गाय न खाइए, मतलब 14 साल तक के वो मूली और घास, मूली और भाजी हमारी हो जाएगी और 14 के बाद हमारी गाय जो है माता हो जाएगी। कौन सा न्याय है? बंगाल में चुनाव लड़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में लड़ रहे हैं। योगी सरकार पे हम बंगाल में चुनाव लड़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार, समाजवादी पार्टी बंगाल में एक सीट पर भी खड़ी नहीं थी। बात करो उत्तर प्रदेश। हमारे प्रदेश में, हमारे देश में अच्छे अधिकारी हैं, अच्छे पुलिस प्रशासन है, लेकिन शंका वहां उठता है जब भारतीय जनता पार्टी पुलिस को अपने कार्यकर्ता, अपने एजेंट की तरह काम करे। शंका है भाई इनको, और शंका होनी भी चाहिए। विपक्ष में है तो हर चीज पे शंका होगी। आज तो तुम्हें तो कोई शंका नहीं है कि सब लाइव बढ़िया चल रहा है, अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। तुम शंका मत करना। सत्ता पक्ष भारतीय जनता पार्टी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। देश का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, देश की सबसे बड़ी आबादी यहाँ रहती है, और सबसे बड़ी आबादी है तो महिलाओं की आबादी भी सबसे बड़ी है। आप 9 साल में ये जो प्रशंसा की है सरकार की थोड़ी सी प्रोफेसर साहब ने और पत्रकार साहब ने, इससे बहुत खुश हो या कुछ और जिम्मेदारी लगती है अभी बाकी? नहीं, अमरेंद्र जी, अभी बहुत जिम्मेदारी बाकी है जी, क्योंकि इसके पूर्ववर्ती जो सरकारों ने, अभी हमारे मित्र सपा के कह रहे थे, आश्चर्यचकित हो रहे थे। ये भूल गए जब 3 साल 3 महीने में 6 डीजीपी बदले थे। और कौन सा ऐसा डीजीपी का अधिकारी है जो 6 महीने में बदलता? तब होड़ लगती थी सपा की सरकार ये में। अच्छा वाला ढूंढ रहे थे। मैं बता रहा हूँ उसी पे हाँ। होड़ कि कौन सा दंगा किसके पीरियड सबसे अच्छा कराएगा, कौन डीजीपी, इस नाते वो ढूंढ रहे थे कि अच्छा वाला कौन दंगा कराएगा। आप बताइए, कभी आपने देखा किसी की सरकार में 6 महीने में 6 डीजीपी, 3 साल में 6 डीजीपी? सोचने वाली बात। तब आश्चर्यचकित नहीं हुआ इनको। बड़े दुख अच्छा अधिकारी मिलता है तो पीढ़ियों तक नाम चलता है। प्रोफेसर साहब हमारे साथ मौजूद है, लखनऊ यूनिवर्सिटी की 4 पीढ़ियां उनकी चर्चा करें। उसी पे आ रहा हूं। अभी उसमें से एक डीजीपी का नाम था जगमोहन यादव, जो मुलायम सिंह का बड़ा खास था, जो वो भी 6 महीने के लिए लास्ट में उसको भी कह ले तू भी गंगा नहा ले, तो भी गंगा नहा लिया। अब आइए हम उस दंगों के, हमारा डीजीपी आता कहता है महिला सुरक्षा हमारी प्राथमिकता। इनके डीजीपी के पीरियड इनके नेता कहते हैं बच्चों से गलतियां होती है उसको छोड़ दो। प्रश्न नंबर 1। पत्रकार कोई प्रश्न पूछ लेता है तो अखिलेश जी कहते हैं ओ तुम भूल गई महिला पत्रकार भी जल्दी की घटना है। पीसी में सोनी कपूर पत्रकार जो थी, उसके साथ अखिलेश यादव ने कैसा बर्ताव किया, शायद और कोई पूर्व मुख्यमंत्री नहीं कर सकता। तीसरी चीज आप देखिए, इनके नेता एक हैं शफीकुर रहमान वर्क, जिन्होंने कहा था जब सरकार ने 21 साल बच्चों की, लड़कियों की बालिग की उम्र की थी, तो उन्होंने कहा ना ये तो बच्चियां आवारा हो जाएंगी। आश्चर्यचकित इनको नहीं हुआ। अगला अगर हम कहें, इनके ही एक विधायक हैं हमीरपुर की, उन्होंने क्या कहा, ऐसे इनकी कई घटनाओं को मैं इनकी छोड़ दो। अब ये बताओ, आपने कहा बहुत जिम्मेदारियां बाकी है, तो उसमें क्या चीजें हैं जो और अच्छी कर सकते हैं? हाँ, ये आप हैं। जैसे देखिए उस समय का आज के जो जीरो टॉलरेंस की नीति में माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम किया। हम ये नहीं कह रहे हैं कि पूरी तरह से हमने साफ कर दिया, लेकिन हाँ, हम परसेंटेज अगर निकालते हैं तो हम ये कहते हैं कि आज उत्तर प्रदेश में एक दंगा नहीं हुआ, और इनके समय में दंगा होता था, मुजफ्फरनगर जल रहा था और अखिलेश भैया से एफआई में नाच गाना मस्त होके आनंद ले रहे थे। आज ऐसा कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। ये बदलाव है। आज ये हमारी बहन माता तुल्य हैं। बहन कहेंगे तो शायद हमारा वो हाँ, होगा, बड़ी बहन भी कह सकते हैं। हमारी माँ तुल्य हैं। आज उनका अनुभव जो बोल रहा है, उनको भी कुछ देर बाद हमारे मित्र भी कह देंगे। हो सकता है आपने अभी परिचय में कहा, आपने इनके पढ़े हैं, उनको ना कहें, मैं इनके आरोप पर मनोज जी, नहीं तो ये भी कह देते कि आप भाजपा की गोदी में बैठ गए।
ये भी ये कह देते प्रोफेसर साहब को कह देते हाँ, अगर वो पढ़ाई ना होती हो सकता है उस लाज को थोड़ा बचा लेंगे। उनको 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 विश्लेषण करना आता है, वो जवाब भी दे देते हैं। मैं वो नहीं कह रहा हूँ। अरे भाई बीच में नहीं, बीच में हम मैं आपके पास आऊंगा डॉक्टर अशोक गुप्ता, मैं आपके पास आऊंगा, धैर्य रखें, क्योंकि धैर्य एक बड़ा गुण है। ये सपा ही कहाँ सीखे, तभी तो उन्होंने हुआ था जिसके गाड़ी सपा का झंडा उसमें सबसे बड़ा गुंडा। जिसकी गाड़ी पे अब हम न कहेंगे। मैं दूसरे प्रश्न के साथ प्रोफेसर साहब आपके पास आए। दूसरा प्रश्न हमारा यह है कि क्राइम दो प्रकार का है, स्पॉन्टेनियस क्राइम और ऑर्गेनाइज क्राइम। बहुत सारे विश्लेषक कहते हैं, हम तो रिपोर्टर है, रिपोर्ट ही पेश करते हैं लोगों से पूछ पूछ के, समाज हमारा आईना है। कहते हैं स्पॉन्टेनियस क्राइम नहीं रुका है, हाँ ऑर्गेनाइज क्राइम पर लगाम जरूर लगी है कुछ हद तक। तो ये स्पॉन्टेनियस क्राइम है, जो नैतिक अपराध है, जिनके बारे में कहा जाता है कि अगर समाज की मानसिकता बदले तो ये बदलेंगे। इस पर आपको क्या लगता है कि अभी कितना काम किए जाने की जरूरत है कि लोगों के स्वभाव में ही अपराध न रह जाए, लोग बहनों को, बेटियों को, माताओं को जैसे अपने घर की, अपने परिवार की देखते हैं, उसी नजरिए से दूसरे परिवार को देखने लगे। ऐसी नैतिकता मस्तिष्क में जन्मे, पनपे, इसके लिए क्या कदम उठाने की जरूरत आपको लगती है? उसमें साइबर क्राइम भी एक बड़ी चीज। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये समझने की है कि एक स्टडी हुई है जिसमें विश्व भर में सारे देशों की हुई है, भारत भी, और महिला सबसे ज्यादा सुरक्षित कहाँ है? आपको जान के हैरानी होगी कि सबसे ज्यादा सुरक्षित महिला अपने घर में है। डोमेस्टिक वायलेंस, सेक्सुअल हरासमेंट, सारी चीजें घर में हो रही हैं, तो महिला सबसे ज्यादा सुरक्षित अपने घर में ही है। इसलिए जो आप बात कह रहे हैं कि मानसिकता और सोच बदलनी है, उस पर काम पुलिस तो नहीं कर सकती, उस पर तो हमको खुद काम करना पड़ेगा, समाज को खुद काम करना पड़ेगा, हमारे सामाजिक संस्थानों को, हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को ये प्रयास करना पड़ेगा, और फैमिली को भी। और फैमिली को, कि आप उनको सेंसिटाइज करें, कि आपकी सोच बदले। सेंसिटाइजेशन बहुत आवश्यक है। सेंसिटाइजेशन होना है। तो आप जब कहते हैं ऑर्गेनाइज क्राइम, तो पुलिस रोक सकती है, और आप स्पॉन्टेनियस क्राइम की जब आप बात करते हैं, तो लेट मी टेल यू कि स्पॉन्टेनियस क्राइम में भी अगर सख्ती है और पनिशमेंट है और आप बचेंगे नहीं, इसका भय है आपको, तो आई थिंक एटलीस्ट 25% स्पॉन्टेनियस क्राइम भी रुक जाता है। प्रोफेसर साहब मानेंगे कि कानून का डर होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। बिना डर के तो आप समाज में उजड़ जितने हो सकते हैं, आप सोच नहीं सकते हैं। घर में हमको बच्चे को भी डरा धमका के रखना पड़ता है, माँ के थप्पड़ से बच्चा डरता है। अच्छा, जेंडर सेंसिटाइजेशन की बात की आपने, तो जेंडर सेंसिटाइजेशन के लिए सिंपलिसिटी, क्या कॉलेज स्कूल एक तरीका है या फैमिली से शुरुआत? देखिए, दो बातें हैं। जो संस्कार हैं, अपनी माताओं को या अपनी बहन को इज्जत देना, उसके साथ बराबरी का व्यवहार करना, ये तो संस्कार आप घर से देते हैं, आप घर से ही सिखा के भेजते हैं। उसके बाद वो स्कूल कॉलेज जब आते हैं, तो ज्यादातर हम लोगों ने पिछले वर्षों में काम जितना किया, 50 वर्षों में, महिलाओं पे किया है, कि उनको सशक्त बनाने का प्रयास किया है। लेकिन अब हम लोगों ने रुख बदला है। क्यों बदला है? कि जब तक आप पुरुष को या लड़कों को यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में सेंसिटाइज नहीं करते अबाउट दोज इश्यूज जो कि महिलाओं से जुड़े हुए हैं, उनकी सुरक्षा से जुड़े हुए हैं, उनकी अपनी बहन से जुड़े हैं, अपनी माता से जुड़े हैं, लड़कों को ज्यादा संवेदनशील बनाना महिलाओं के प्रति, उनकी सिचुएशन को समझना, चाहे वो बहन हो, चाहे वो बेटी हो, चाहे वो पत्नी हो, चाहे वो प्रेमिका हो, ये इसके लिए अब ये कार्य शुरू हुआ है, और बहुत सारा कार्य हम लोग लड़कों के साथ कर रहे हैं, और उसका परिणाम भी देखने को मिल रहा है। आप अगर आजकल के बच्चों को घर में देखेंगे, यानी हिम्मत नहीं हारे लोग, आप मानते हैं कि हम प्रयास करेंगे तो चीजें बदलें? बिल्कुल बदल रही है। आजकल की यंग जनरेशन के बच्चों को देखिए, हमको तो नहीं याद है कि हम लोग की जनरेशन में, उसके पूर्व में जो पति होते थे वो अपने बच्चों को गोद में भी उठाते थे। उठा ले तो लोग कहते थे कि ओहो, पुरुष प्रधान थोड़ा था समाज, बहुत बहुत पुरुष प्रधान था। और अब तो आजकल के बराबरी की स्थितियां बन आज गई के हैं। लड़के जो है वो घर में आते भी हैं। बहुत बड़ी बात इन्होंने दे दी है। मैं आपके पास क्यों आता हूँ, मुझे इसका महत्व तो आपके मुंह से सुनना है। इन्होंने कहा जेंडर सेंसिटाइजेशन, सारी जिम्मेदारी सरकारों की ही नहीं है, सारी जिम्मेदारी सिस्टम की ही नहीं है, कुछ जिम्मेदारी तो परिवारों की, समाज की है, और उस पर समाजवादी पार्टी क्या सोचती है? डॉक्टर साहब के बातों को समर्थन करते हुए मैं आपके माध्यम से अमरिंदर भाई थोड़ा विपक्ष को भी समय दिया करिए, बहुत जल्दी भाग गए। मैं आपके पास आता हूँ। मेरी पूरी बात हो नहीं, इसी बार भी मैं आपके पास ही आया, और भाग गए थे आप, चले गए उधर, मतलब मैं आपके मोहल्ले में काफी देर रुका। सत्ता पर आप चले गए। थोड़ा मतलब विपक्ष को भी समय देने का मेरा आपसे निवेदन है।
देखिए, मैं यही बोल रहा था, हमारे प्रदेश और देश की पुलिस प्रशासन बहुत अच्छी है, लेकिन जब सरकार के इशारे पे पुलिस प्रशासन काम करने लगेगी तो पुलिस को वर्तमान योगी सरकार, जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, अपराधी बनाने का पुलिस को काम कर रही है। फेक इनकाउंटर इतने प्रदेश में हो रहे हैं, कस्टोडियल डेथ इतने हो रहे हैं, ये सब इस सरकार के इशारे पे हो रहे हैं। और शंका वहां से उठता है, जब अब चुनावी साल आने अगर वाले एनकाउंटर को फेक कह दोगे तो फिर गिनती तो आपका ज्यादा हो ही जाएगी। लेकिन एक बात बताइए, जो गाजियाबाद में हुआ, खोड़ा में जो हुआ, फेक कहेंगे आप उसको? नहीं, गाजियाबाद में जो हुआ, सरकार किसकी है? 1.5 साल के बच्चे को एक पुरुष जाता है और उठा के पटक के मार देता है, मतलब उसको 8 बार पटकता है 1.5 साल के बच्चे को। इनकी पुलिस कहाँ थी? इनका कानून कहाँ था? गुंडे कहाँ थे? सारे पुलिस मैं बताऊं पुलिस कहाँ थी? जब एक बच्ची का दुपट्टा खींचा और सड़क पे गिर के उसकी मौत हो जाती है, तब पुलिस थी। अगले चौराहे पे हम रास्ते देखा नहीं आपने? नहीं, बच्चा जब मर गया तो क्या हुआ? आज बताइए, उसका क्या हुआ? हाफ इनकाउंटर होता है। देखो, अच्छी बात को कितना भी घुमाओ फिराओगे डॉक्टर साहब, अच्छी बात को तो अच्छा कहने पड़ेगा। बुलडोजर कब जाएगा उसके घर पे? उसका फुल काउंटर क्यों नहीं हुआ? बताइए, मासूम बच्चा जो दुनिया देखा नहीं, दुनिया जानता नहीं है। तो आपको खोड़ा की घटना याद नहीं है? कौन सी घटना? कौन सी घटना? क्या बताया? गाजियाबाद की खोड़ा कॉलोनी की घटना कि बकरीद के दिन बुला के एक युवक को चाकू घोंप के जब मारा। नहीं, वो भी याद है, उस पर भी आ रहा हूँ। उसको पुलिस ने इनकाउंटर किया और कानून किसी उसको इनकाउंटर क्या कहेंगे आप? नहीं, पुलिस उस इनकाउंटर पर क्या कहेंगे आप? किसी को कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है, चाहे किसी को कोई चाकू घोंप। अरे कानून वाला तो हाथ में ले रहा है। अरे पुलिस का काम है अपराधी को पकड़ना। अगर अपराधी भागने की कोशिश करता है तो उसके पैर पे गोली मारना, और अगर वो सामने से हमला करता है तो गोली पैर के बजाय कहीं और भी लग सकती है, और इस बार कहीं और ही लगी। हम इस बात को कहीं न कहीं, मैं अकेला नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के किसी गली में, किसी मोहल्ले में आप जाकर बात करें, लोग कहते हैं कि खोड़ा की घटना में जैसी बर्बरता थी, उस बर्बरता का प्रत्युत्तर जैसा हुआ है, लोग कह रहे वैसा ही होना। लेकिन उसके बाद भी एक ट्वीट अखिलेश यादव का नहीं आता है कि उसमें कौन, अभी आपने पूछा प्रश्न, आपको क्या लगता है उसका कारण क्या है? मैं बता रहा हूँ ना, हमारे मित्र से भी आपने पूछा कि अरे इसकी घटना पे वो तो प्रशासन के हिसाब तो हम इस कह रहे हैं तो हमें टाइम नहीं दे रहे हैं। अब 2 मिनट की, अब इधर भी आपने घटना अपराध 2 प्रकार के आपने बताया, मैम ने भी बताया, बहुत अच्छा लगा। एक होती है समुचित, एक होता है प्लानिंग के साथ करता है, एक होता है अचानक आदमी का। तो ये जो घटना हुई, अचानक बुलाया गया दोस्ती के चक्कर में। अब यहाँ गंगा जमुनी तहजीब इनको याद नहीं आएगी, जब इनके पे पड़ेगी तो गंगा जमुनी तहजीब याद आ जाएगी। आप जैसे कई हमारे पत्रकार भाई चौथे अरे भाई सुन, ब्राह्मण मारे जा रहे थे, हमें कहा भाई चुप रहिए, अभी हम बोलेंगे तो आप भी नहीं बोल पाएंगे। बात कहिए ना उनकी बात। मैं मैं डॉक्टर साहब फिर से आपके पास आऊंगा, अभी मैं अब फिर आपके पास आऊंगा। फिर आप ही चिल्लाएंगे, उसमें भी हम लोग। तो दूसरी चीज आपको बता दें, अब तो उस समय उनको याद नहीं आता था, अब वहां पे जो है उस पे नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये बुलाया गया आज गंगा जमुनी तहजीब में कि उसको बुला के उसको मारा गया, उस पे इनकी आवाज नहीं, आवाज भी आएगा, उस बच्चे को पटका गया, लेकिन उसके बाद उसको नहीं देखे कि उस जो पटका उसको पुलिस ने पकड़ा कि नहीं पकड़ा। या उस समय इनकी सरकार में क्या होता था, जब लाल टोपी जो पहन के आए हैं, लाल टोपी पहन के कोई थाने पे जाए तो थानेदार कुर्सी छोड़ दे, सरकार थी उनकी। हाँ तो आज भी तो वही तो बता रहे, तारीफें तो हम कर रहे हैं। आज भाजपा ऐसा नहीं कर सकती। मतलब आप जाते हो तो क्या थानेदार बिल्कुल आपको बाहर खड़ा रखता है? बिल्कुल नियमतः जो काम होता है आज का थानेदार वही करता है। आज का हमारा मुख्यमंत्री ये नहीं कहता, हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष अरे बच्चे हैं चाहे जितना बलात्कार करें छोड़ दो, गलती होती है। हमारा मुख्यमंत्री ऐसा नहीं कहता। हमारा मुख्यमंत्री आपके मुख्यमंत्री कहते माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, मिला रहे हैं हम, आपके मुख्यमंत्री कहते यमराज खड़ा कर देंगे, मार रहे हैं हम, कहते पूरा ट्रेन चला देंगे, तोड़ेंगे हम सपा की तरह हम समर्थन नहीं देंगे कि जब कन्या विद्याधन बांटेंगे तो एक जात को पूरा दे देंगे, एक जात को तोड़ देंगे। लड़कियों की भी जांच होती है क्या? हमें तो नहीं सुनाई दिया अब तक। हो सकता है समाजवादी पार्टी में चल रही हो जांच की प्रथा। इन्हीं के कार्यालय के सामने इन्हीं के कार्यकर्ता जो यहाँ पे अखिलेश भैया का फोटो सुंदर सुंदर लिखवा के बैठी थी बेचारी, घर में बैठ के आप ही लोगों ने उसका कवरेज किया था कि हम मिल नहीं पा रहे हैं, ऐसे VIP पर्सन अपने AC कमरे से निकल नहीं रहे। तो आज मुख्यमंत्री जी तपिस वो तब के कार्यकर्ता के रूप में आए हैं, उनको सोने का चांदी का चिम्मच नहीं मिला था अमरेन जी। इसलिए आज हमारे वहां ना कोई शफीकुर रहमान है जैसा, ना कोई अबू सलेम जैसा, ना कोई गायत्री प्रजापति, ना ही जिस प्रकार से इनकी सरकारों में पत्रकारों को जला देते थे, पत्रकारों के साथ गैंग रेप करते, बदायूं की गैंग रेप, कितनी घटनाएं बताएं, कोई आज हमारा मुख्यमंत्री का बता दे। आप भी आरोपी लगा रहे हो। मैं आता हूं सर के पास। सर मेरा जो प्रश्न है, निश्चित रूप से आवाज तो जरा सर को ठीक से कवर करना। मेरा प्रश्न ये है कि क्योंकि मैं भी आपका शिष्य हूं, तो मुझे भी एक समय हुआ जिसमें पत्रकारिता करते हुए 30 वर्ष के आसपास मुझे काम करते हुए हुआ। इतना खुलकर
अधिकारी, खासकर पुलिस अधिकारी, संवेदनशील विषयों पर बात नहीं करते थे, मैंने भी देखा। जैसा कि आज डीजीपी राजीव कृष्ण ने खुलकर कुछ मुद्दों पर कहा, बुलडोजर पर खुलकर बोला, एनकाउंटर पर खुलकर बोला, वुमेन सिक्योरिटी पर खुलकर बोला, व्यापारियों की सुरक्षा पर खुलकर बोला, साइबर क्राइम पर खुलकर बोला। तो ये जो खुलकर बोलने का जो चलन सामने आ रहा है, क्या इसके पीछे आप सरकार की मंशा को मानते हैं या अधिकारी मनबड़ हो गए? नहीं, मुख्यमंत्री जी ने जो पुलिस अधिकारी थे उनको इतनी छूट दी है कि वो कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए जो उनके पास सजेशंस हैं, उपाय हैं, आप उनको तत्काल लागू करें। अपराधी अपराधी होता है और अपराधी का मारा जाना ही समाज के हित में होता है। अगर इसके ऊपर कोई ये ऑब्जेक्शन लगाए कि ये फला जाति का था, फला का था, तो ये एक बेईमानी होगी। मुख्यमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट रूप से बोला है। अब पुलिस की बात आती है, पुलिस इस समय अपने को परफॉर्म कर रही है। पुलिस ये सिद्ध करने में लगी हुई है कि हमको अगर आप कुछ करने का मौका देंगे तो हम एक रिजल्ट देंगे, समाज के लिए एक रिजल्ट देंगे, मैसेज देंगे, लोगों के मनोबल को बढ़ाएंगे। ये पुलिस का और डीजीपी जो नए बने इनका भी बहुत बड़ा प्रयास है। लेकिन क्या इस मैसेज पर, मानवाधिकार का, क्या इस मैसेज पर ह्यूमन राइट का सवाल नहीं खड़ा होता? देखिए, मानवाधिकार आयोग, ह्यूमन राइट्स, जो जितने भी ये विषय हैं, ये समय समय पर अपनी एक आवाज को बुलंद करते हैं। एक बात मैं यहाँ पर कहूंगा, केवल पुलिस को छूट दे देने से ही काम नहीं चलेगा। पुलिस से उत्तर मांगना बहुत जरूरी है। जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत अच्छा प्रदर्शन है लोग कानून व्यवस्था का, मगर आपकी सड़कों पर ट्रैफिक पुलिस, आपका बीट कांस्टेबल, आपका बीट का दरोगा, अभी उस पर हमको नियंत्रण नजर नहीं आता है। कारण उसका यह है कि आप अक्सर क्लिपिंग देखेंगे, व्हाट्सएप पर देखेंगे कि एक लड़का, एक व्यक्ति जा रहा मोटरसाइकिल पे, दो पुलिस वालों ने रोका, कंटाप मारा और उससे पैसे ले लिए। किस लिए ले लिए भाई आपने, क्यों लिया आपने? ये घटनाएं बहुत ज्यादा सर उठा रही हैं। इन पर नियंत्रण पाया जाना चाहिए। समाज में कानून व्यवस्था लागू करने के साथ साथ पुलिस व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है, क्योंकि ये पुलिस मुख्यमंत्री की लोकप्रियता से जुड़े विषय हैं। सामान्य व्यक्ति के अंदर, जन सामान्य के अंदर ये मैसेज जाना चाहिए कि उसके साथ पुलिस बदतमीजी नहीं कर रही है, पुलिस उसको यूं उठा के नहीं ले जा रही है। इस पर काम करने की बहुत जरूरत है। जरूरत है आशुतोष। मैं प्रोफेसर साहब से फिर जाऊंगा और सवाल आपकी मैं लूंगा। बच्चियों से मैंने बात की, मैं खोड़ा की घटना के बाद बॉक्स पॉप के लिए गया पब्लिक के बीच में, कुछ बेटियां थी, मेरा भी पुत्र बड़ा वाला 34 ईयर का है, तो बच्चियों की उम्र 20-25 साल के आसपास ही थी। तो हमने उनसे पूछा कि बेटा ऐसी घटनाएं जब होंगी कि शाम को घटना घटी या कल एक दिन पहले घटना घटी और दूसरे दिन जो भी आरोपी था वो एनकाउंटर में मारा गया, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि इस पर मानवाधिकार का सवाल नहीं उठे। तो उन बच्चियों ने जो जवाब दिया वो बड़ा मुझे सन्न करने वाला था और मैंने उनसे कोई बहस नहीं की, लेकिन जवाब में ले आया। उन्होंने कहा कि मानवाधिकार मानवों के लिए बने हैं, दानवों के लिए नहीं। आप एक प्रोफेसर होने के नाते भी, एक टीचर होने के नाते, चरित्र निर्माण बच्चों का आपने किया, एक लंबा अनुभव आपका है और ये उन्हीं बेटियों की बात है जो आप जैसे किसी सीनियर के, किसी शिक्षक के सानिध्य में पढ़ लिख के निकली थी किसी विश्वविद्यालय से। तो क्या इस बात को आप भी मानते हैं कि मानवाधिकार, ह्यूमन राइट्स ह्यूमंस के लिए होते हैं, दानवों के लिए? देखिए, ह्यूमन राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हम ये नहीं कहते कि इंपॉर्टेंट नहीं है, पर जब एनकाउंटर हुआ तो हम ये क्यों मान लेते हैं कि एनकाउंटर पुलिस ने गलत ही किया? क्या हमारे पास ये साक्ष्य है? नहीं, किसी के पास पुलिस ने जानबूझ के उसको मारा? लेकिन आपको हर वक्त विपक्ष को, चाहे ये गवर्नमेंट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, आप कहने लगते हैं कि वो मानवाधिकार का हनन हुआ। वहां क्या हुआ वो तो वही पुलिस वाले जानते हैं और वो लड़का जानता है, जिस आदमी जानता है जिसके संग ये हुआ। भाग रहा हो, उनको मारने का प्रयास किया, वीडियोज है उसके। हाँ है, तो जब है तो उस पे मानवाधिकार कहाँ आता है? तब तो इट्स क्राइम इन द पुलिस, द क्रिमिनल इन द पुलिस। राइट। तो जब आप एक्शन में हैं तो आप मानवाधिकार सोचेंगे या भागते हुए क्रिमिनल को पकड़ने के लिए आप जो प्रयास करना है वो करेंगे? यानी आप कहना चाहती हैं, आप मानती हैं कि किसी अपराधी के लिए मानवाधिकार संरक्षण का कारण नहीं बना? नहीं, आप पुलिस अगर यही सोचने लगे कि अब मानवाधिकार है तो हम इसको, तो आप किसी क्रिमिनल को कभी पनिश ही नहीं करेंगे। सभी का अधिकार है। किसी को आप देखेंगे कि डेथ रो में जब लोग जाते हैं, जब आपको फांसी लगाने के लिए, आप देख लीजिए मानवाधिकार करते करते फांसी नहीं लगाई जाती है, आजीवन कारावास होता है,
बिल्कुल नहीं आपको पेरोल पे निकलेंगे। चेंजेस होते हैं समाज में, हाँ, अलग अलग प्रकार के होते पनिशमेंट हैं, लेकिन अलग अलग देशों में आप देखेंगे कि वो तो पूछते भी नहीं। मानवाधिकार का मतलब क्या है? आपने एक महिला के साथ बदतमीजी की, आपको सरेआम खड़ा करके मार डालेंगे पत्थर फेंक फेंक हाँ, के। अपराध स्पष्ट है तो कानून स्पष्ट। कानून स्पष्ट है। तो मुझे ये कहना है कि हर वक्त जब पुलिस किसी भी क्रिमिनल के साथ इंटरैक्ट करती है तो आप हर वक्त क्यों मान के चलते हैं कि पुलिस जो है वो मानवाधिकार का हनन करे? अब मैं एक सवाल आपके पास से लेके जाना चाहता हूँ इन सबके पास, क्योंकि ये राजनेता लोग हैं और ये निश्चित रूप से हर चीज में राजनीति दिखती भी है और ये एक्सपर्ट भी है उससे। मैं इन सबका भी आदर करता हूँ क्योंकि राजनेता है तो राजनीति ही करेगा। लेकिन आपसे मैं एक जवाब ये लेके जाना चाहता हूँ, इन सबके लिए वो सवाल होगा। समाज के स्तर पे हमने बात कर ली कि नैतिक सुधार होना चाहिए। आपने कहा जेंडर सेंसिटाइजेशन बहुत बड़ी चीज है जिसको सामाजिक स्तर पे, पारिवारिक स्तर पे होना चाहिए। संस्कार ऐसे हो जिसमें भारतीयता हो, आत्मीयता हो, आदर हो नारी का, आदर हो परिवार का। पुरुष समाज को बदलने की आवश्यकता है। आज हमने एक चीज देखी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक कार्यक्रम था आशुतोष, और हमने उसमें देखा कि 10वीं और 12वीं के रिजल्ट में टॉपर्स को सम्मानित करने के लिए मुख्यमंत्री ने बुलाया था। जो हर बोर्ड के टॉप 10, सीबीएसई बोर्ड के, आईसीएसई बोर्ड के, माध्यमिक शिक्षा के, संस्कृत शिक्षा के टॉप 10 जो स्टूडेंट थे उनको 1 लाख रुपए, टैबलेट और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित करना था, और साथ में उनके पेरेंट्स को और उनके शिक्षक को भी सम्मानित किया गया। ये पहल हुई। हमने देखा उसमें बेटियों की संख्या 2/3 से ज्यादा। देखिए यूनिवर्सिटी तक में तो 50% तक तो लड़कियां आ गई हैं, और उसका एक रीजन है कि लड़के जो हैं हमारे समाज में, उनको इतना डिस्ट्रैक्शन है दोस्तों के संग, इधर उधर बदमाशी, शरारत, घूमना। पढ़ने लिखने में नहीं पढ़ते, लेकिन लड़कियां इस बात को समझ गई कि शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिससे उनको स्वतंत्रता मिल सकती है। वो स्वावलंबी होंगी तो फिर वो अपने निर्णय स्वयं ले पाएंगी, और निर्णय जब स्वयं ले पाएंगी तभी वो सशक्त होंगी। ये बात लड़कियों की समझ में आ गई है, और लड़कियां इसलिए अपना ज्यादातर समय, और लड़कियों पे बंदिश भी बहुत है, इतने बजे तक शाम को लौट आओ। ये लड़कों को कौन पूछता है 12 बजे लौट रहा है, 1 बजे लौट रहा है, किन लड़कों के संग घूम रहा है, कहाँ घूम रहा है? माता पिता के कंट्रोल में लड़के नहीं, ज्यादातर लड़कियां हैं। तो क्योंकि घर में उनको आप समेट के रखते नहीं, हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक तंज भी कसा। बॉयज भी थे, गर्ल्स भी थी। उन्होंने कहा कि बेटियां घर में हाथ बटाने के बावजूद इतने अच्छे प्रतिशत अगर ला रही हैं तो हमें ऐसा लगता है शायद लड़कों को झाड़ू पोछा ज्यादा करना पड़ रहा है आजकल। नहीं, ऐसा है कि लड़के झाड़ू पोछा बाहर ज्यादा कर रहे हैं, विभिन्न प्रकार के झाड़ू पोछा कर रहे हैं, घर वाला झाड़ू विभिन्न प्रकार के झाड़ू पोछा। हाँ, झाड़ू पोछा वो भी कर रहे हैं, पर वो उनके तरीके का झाड़ू पोछा है। और हम लोग शिक्षक रहे हैं तो हम लोगों ने देखा है किस प्रकार के झाड़ू पोछे होते हैं, तो वो उससे उनको फायदा नहीं है। लड़कियां हमेशा आगे बढ़ेंगी, और जितना लड़कियां आगे बढ़ेंगी, देखिए एक और बात बताएं आपको, जब लड़कियां आगे बढ़ती हैं तो जो पुरुष हैं और जो लड़के हैं उनके हम उम्र, वो उनसे थ्रेटेंड फील करते हैं। जब आप थ्रेटेंड फील करते हैं तो उनके प्रति आप ज्यादा, तो बस सवाल ही है डॉक्टर साहब, क्या पक्ष हो या विपक्ष हो, वुमेन सिक्योरिटी और जेंडर सेंसिटाइजेशन पर दोनों को साथ आना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए। बिना आप कोई सुरक्षा नहीं सुनिश्चित कर सकते जब तक आप बच्चे या आपके घर के बच्चे सेंसिटाइज नहीं इस बात से कि महिलाओं के साथ कैसे व्यवहार करना। मैं अशोक गुप्ता जी, डॉक्टर अशोक गुप्ता जी आपके पास आया। जो प्रोफेसर साहब ने बात कही है कि आप विपक्ष हो चाहे सत्ता पक्ष हो, वुमेन सिक्योरिटी और जेंडर सेंसिटाइजेशन जैसे इश्यूज पे आपको सकारात्मक होना ही चाहिए। हर बात के लिए सरकार को घेरना, हर बात के लिए सरकार की आलोचना करना समाज को कभी कभी गलत संदेश देगा। यही तो अमरिंदर भाई मैं भी कह रहा हूँ। जब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, हमारी बहन बेटी माताएं सुरक्षित नहीं है, वो रास्ते पे चल नहीं सकती हैं। उनको उनका पति गलती करता है, भेजा उसको जेल, उसकी बहन को भेज दिया जाता है जेल, माता को भेज दिया जाता है, पति गलती करता है, बेटा गलती करता है, माँ के मकान को उठा दिया जाता है। तो मैं भी तो यही कह रहा हूँ, जो डॉक्टर साहब कह रही वही मैं करना क्या चाहिए? जिस नहीं, डॉक्टर साहब तो ये कह रही हैं कि 9 साल में स्थितियां बदली हैं, उनकी शिष्याओं ने उन्हें बताया। आप कह रहे हो वुमेन सिक्योरिटी, मैं भी कह रहा हूँ चल नहीं सकती। मैं भी कह रहा हूँ बदली है, अपराध बढ़ा है, गुंडागर्दी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, डीजीपी परमानेंट 4 साल में 22 से लेकर के अभी तक के नहीं ढूंढ पाए, परिस्थितियां बदली है। मैं भी तो वही कह रहा हूँ, मैं कहाँ अलग कह रहा हूँ। जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री को संविधान और कानून पे भरोसा ना हो, वहां के कानून राज कैसा होगा? आपके समय में सब हरा भरा था, हरा भरा था। मैं लेकर के आया हूँ, देखिए हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री को कानून पे भरोसा नहीं है, संविधान पे भरोसा नहीं, अपना केस अपने आप खुद खत्म करते। देखिए उनका हलफनामा है प्रारूप 26, जो चुनाव आयोग में भरा जाता है जब इलेक्शन लड़ा जाता है। ये देखिए, इधर देखिए, लगाइए कैमरा इस पे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का ये है केस, मेरे पे नहीं है केस। मतलब इनसे पहले किसी मुख्यमंत्री ने केस वापस नहीं लिए? किसने लिया बता दीजिए। हमारे किसने लिया? बिल्कुल
सवाल दे दिया आपने। हम आ जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के पास, डॉक्टर साहब के पास बाद में आऊंगा बीजेपी। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के पास बताओ भैया क्या जवाब है अपना की बातों का। आपने एक प्रश्न पूछा वो छोटा सा कि कौन से, हाँ ये मुख्यमंत्री कितने हैं, लेकिन एक प्रश्न तो मेरा था कि वुमेन सिक्योरिटी और जेंडर सेंसिटाइजेशन पे पक्ष विपक्ष सबको एक साथ। मैं भी बता रहा हूँ, आतंकवादियों का मुकदमा लेकिन किसी मुख्यमंत्री ने वापस नहीं लिया। अगर लेने का किसी को इतिहास में नाम लिखा गया तो अखिलेश यादव जी। कौन सा मुकदमा? आतंकवादियों का जब गए थे बनारस में तो कौन लिया मुकदमा वापस के? कोर्ट ने फटकार लगाई। योगी आदित्यनाथ जी को, मायावती जी को नहीं, एक मुख्यमंत्री ऐसा पैदा हुआ वो है अखिलेश यादव। अब आइए हम बात करते हैं, ये महिलाओं की बात करते हैं। आप भूल गए, ये शायद भूल गए, जब डिम्पल यादव जी पे मौलाना ने कौन सा अभद्र टिप्पणी किया था, आवाज ना निकल रही थी इनकी, लेकिन आज उस पर भी इनको आपको क्या लगता है उसके पीछे क्या कारण? अब वो तो यही बताएंगे क्योंकि इन्हीं के दोनों हैं। कुछ आपको भी तो लगता होगा, महिलाओं के लिए कुछ आपको भी तो लगता होगा। वोट की राजनीति। आपको क्या लगता है कि अगर डिम्पल यादव जी के लिए किसी ने अभद्र लगता है आपको भाषा का इस्तेमाल किया, कोई मौलाना हो या कोई हो, तो आपको क्या लगता है ये क्यों नहीं बोली? कुर्सी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो हमारे मौलाना कुर्सी दे देंगे इनको, जैसे नाम था ना, क्या वो मौलाना को कुर्सी दे देंगे? मैं बता रहा हूँ, उससे एक जाति नाराज ना हो। अभी आपने एक प्रश्न पूछा सूर्या चौहान के बारे में, आवाज नहीं निकल पाई। अफसोस की बात यही होती है। आगे हम आते हैं क्योंकि ये तो लंबा प्रश्न, इनका कश। मानवाधिकार की बात होती है, जब आतंकवादियों का मुकदमा लिया जाता था, आतंकवादियों को जेलों में भी, मैम ने भी बताया, जेलों में बंद करने का काम होता तो जनता के टैक्स को उनको दामाद की तरह कांग्रेस सरकार और पूरी तरह से पूछती थी और उनको अंतिम तक किसी प्रकार से न्याय मिलकर छूट जाए, रिहा हो जाए, फिर भारत में बम दग जाए। अच्छा, इनके टाइम पैसा होता था, आपके टाइम पर जेल तक जा ही नहीं पाता आदमी। वही हम ढेर कर देंगे, काहे जाने देंगे? जो ढेर करने वाली परंपरा है ये यही से चलती रहेगी। हमारे ऊपर कोई आक्रमण करे, सठे साठ्यम समाचरित हमने ये भी पढ़ा, आपने भी पढ़ा होगा। सठे साठ्यम समाचार, जो अगर हमारे साथ जैसा करोगे हम उसके पीछे नहीं हटे। दूसरी चीज, अब हमारी सरकार में आप बताइए कोई भैंस को कोई एसपी ढूंढ रहा हो तो, या किसी बताइए कोई पुलिस अधिकारी जो किसी के नेता के चप्पल जूते साफ कर रहा हो तो बताइए। कानून का डर है या पुलिस का डर? नहीं, आपसे मैं पूछ रहा हूँ, कोई था ऐसा? हमें विश्लेषण करना चाहिए। एक सरकार ऐसी आई जिसमें ये सब होता था, वो है माननीय अखिलेश जी की सरकार। जो पुलिस भैंस का काम था, अपराधी छोड़ो और पुलिसिया भैंस को ढूंढो, एसपी साहब, नहीं तो आजम चचा ना। आप भी तो उनके नेताओं पर भैंस चोरी, मुर्गी चोरी, बकरी चोरी, न जाने का घास चोरी नहीं किया, वो जनता ने किया, हम थोड़ी गए थे केस कराने। इन्हीं के लोगों ने, उस क्षेत्रीय लोगों ने किया था। भाई जो करोगे कर्म है, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए? जब पेड़े बोए हो तुम वही तो खाओगे कहाँ से? दूसरी चीज पर अगर हम कर रहे हैं इनकी चर्चा, इन्होंने तो मैंने कई प्रश्न आपसे पूछ डाले, इनके हर प्रश्नों के हम जवाब पारित पारा दिए, ना एक सफीकुर पे बोल पाए, ना एक इस पे बोल पाए। अगली बात अगर हम कहते हैं देश, देखिए उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने साफ शब्दों में कहा, देश के जो हमारी जनता जनार्दन है उस पर अगर आंच आएगी तो इसी नाते, जैसे होता ना, अभी तक कांग्रेस में सेना को छूट नहीं मिलती थी काम करने के लिए, आज उत्तर प्रदेश पुलिस को नहीं मिलती थी छूट, आज मिल रही, क्योंकि अखिलेश भैया जब नाच गाना करते पुलिस तो वहां सेवा देने के लिए लगी थी कि कहीं अखिलेश भैया नाराज ना हो जाए। अगर कोई योजना चलती थी तो अगर आगरा एक्सप्रेसवे बना तो सैफई को जोड़ते हुए बना, क्यों कहीं गोरखपुर के क्यों नहीं बना? लेकिन ये कहते हैं एक वर्ग विशेष को निशाना बना रही है। एक बता दे, अभी ये कहेंगे कि वो फ्लाक, अब मैंने पूछा ना, आपने ये भी पूछा कि ये बताइए जो सूर्या चौहान के साथ हुआ क्या हुआ, बोलती ना निकली, वहां वर्ग विशेष नहीं दिखाएगा क्योंकि वहां तो इनका एमवाई फैक्टर चलाएगा। जैसे भगवान राम के मंदिर को तोड़ने के लिए आया था वैसे यहाँ भी आ जाएगा। तो इस नाते ये लोग जात की राजनीति करते हैं। हमारा काम है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। कौन सी राजनीति करते हैं? इसी ये जात की राजनीति। जात की राजनीति इनको तो खाली चाहिए, चाहे आतंकवादी कितना बड़ा हुआ, कोई गुंडा वाला AK-47 कभी लहराते किसी सरकार में देखा है आप? कभी देखा आपने? एक सरकार में देखा? आशुतोष, जात की राजनीति का आरोप लगा दिया इन्होंने। सर मैं आपके पास आ गया हूँ, यही पलट गया, मैं कहाँ घूम घाम कर जाऊं, समय नहीं बर्बाद होना चाहिए। सर ये बताइए, जब डीजीपी जैसा कोई अधिकारी इतने बड़े और इतने कड़े बयान देता है तो कहा जाता है कि अधिकारी के बयान सरकार की मंशा को स्पष्ट करते हैं, तो क्या इसके पीछे आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा को मानते हैं? जाहिर सी बात है, क्योंकि पुलिस का मनोबल बढ़ाया, पुलिस को मनोबल बढ़ाया गया है। पुलिस पहले इतनी इतनी तेजी से काम नहीं कर पाती थी। क्यों? क्योंकि अभी जो बीजेपी के प्रवक्ता बोले हैं कि इससे पहले जो सरकारें आई हैं उन्होंने क्या किया, आप देखें ना। अब मुलायम सिंह यादव के मुकदमों की बात हो रही थी, अभी मुलायम सिंह यादव जी ने अपने खिलाफ मुकदमे वापस लिए थे। अशोक जी सुनिए, नोट कर लीजिएगा। और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव जी ने एक कॉपी लहराते हुए कहा था, पुराने पत्रकार है इसलिए कह रहे हैं अशोक जी नोट कर लीजिएगा। भाई हम तो उतने पुराने नहीं लिखे, सर तो पुराने हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक कॉपी लहराते हुए कहा था, देखिए योगी जी के खिलाफ 17 मुकदमे, ये देखिए उन्होंने वापस ले लिए।
और जब हमने उनसे ये सवाल किया पलटकर कि मुलायम सिंह यादव के खिलाफ भी तो 28 मुकदमे थे और जंघन्य थे, वो वापस लिए थे आपने, तो उसी समय हंगामा हुआ और प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म कर दी गई। तो कहने का मतलब ये है कि आपके राजनीति साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ? नहीं, अब इसकी देखिए, मीडिया हमें हमारे लिए कुछ गलत कोई करता है मीडिया के लिए तो हम उसको आभूषण मानते हैं। ये हमारे लिए कोई ये नहीं कि हम उसका बुरा माने, पत्रकार को धक्का लगे तो आभूषण है। वो आभूषण है। हम खबर तो वहीं से खोज के लाते हैं ना। आप जो खोजी खबर है लाते हैं वो संकट में अपने को डालकर लाते हैं ना। तो अगर उसके अंदर कोई हमको थप्पड़ मार दे और हम ये देखने लगे तो खबर देखेंगे या थप्पड़, तो हम तो पहले खबर देखेंगे, खबर ही देखेंगे सर, है ना। कहने का मतलब ये है कि इन्होंने जिस प्रकार का व्यवहार किया, राज्य में सरकार चलाई, उसका सब कुछ आप देख रहे हैं। मेन विषय हमारा ये है जिसमें कि आपने कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था जिस प्रकार से उसको हैंडल किया जा रहा है, और अब जो मनोबल बढ़ा है, अब जो विश्वास बढ़ा है पुलिस अधिकारियों का, जिनको ये भय था कि हमारा डीजीपी कल रहेगा कि नहीं रहेगा, अब उनको ये विश्वास हो गया है कि हमारा डीजीपी स्ट्रांग है, मजबूत है, और जो एक्शन लेगा तो वो पूरा प्रदेश भी देखेगा। बहुत बढ़िया। आशुतोष सर ने एक बात निकाली कि खबर में अगर हमें कोई थप्पड़ मार दे, सर ने कहा खबर करते समय अगर कोई थप्पड़ मार दे तो पहले खबर देखो या थप्पड़। हमें भी लगता है हम लोग भी पहले खबर ही देखेंगे, थप्पड़ को बाद में देखेंगे थप्पड़ को भी, लेकिन पहले खबर को देखेंगे। मैं आपके पास आऊंगा प्रोफेसर साहब, और आपसे हमारे शो का क्लोज भी हम करेंगे, लेकिन मैं पहले गुप्ता जी के पास आ जाता हूँ। एक सवाल है जो दिनेश शर्मा सर ने छोड़ा है, और वो सवाल वो नहीं है मुकदमे वाला, हम इतना घसीटते नहीं उन चीजों को, लेकिन सवाल ये है कि यदि पिछले 9 साल में चीजें खराब हुई होती, यदि पिछले 9 साल में सब कुछ गलत हुआ होता, और उस पार्टी के द्वारा जो केंद्र की सत्ता में है, जो सबसे ज्यादा राज्यों की सत्ता में है, अभी जितने चुनाव हुए उसमें सबसे ज्यादा वो जीत के आए हैं, भारत के हर 10 में से 8 आदमी भाजपा शासित प्रदेश में रहता है, तो फिर ये परिणाम कैसे आ रहे हैं, जरा इसका विश्लेषण। देखिए अमरिंदर भाई, हम लोग डिबेट कर रहे हैं और डिबेट में पक्ष विपक्ष होता है, और पत्रकार हमारे देश का चौथा स्तंभ है, हमारे संविधान का एक हिस्सा है। लेकिन जब पत्रकार जब झूठ बोलने लगेगा, जब पत्रकार झूठ बोलने लगेगा तो कैसे हम मतलब पत्रकार को पत्रकार मानेंगे। भारतीय जनता, ये यहाँ पे लोग बुलाए जाते हैं, सरकार से क्वेश्चन होगा या विपक्ष से क्वेश्चन होगा। मुझे गुप्ता जी, आपके नेताओं ने, किसी ने आज तक लिखा एक शब्द नहीं कि हम चौथा स्तंभ है, हवा में है हम चौथा स्तंभ, ऐसे लटके हैं, हाँ कहीं नहीं, किसी पुस्तक में किसी बुक में कहीं लिखा नहीं है चौथा स्तंभ माना जाता है। और जब से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, केवल गुंडा राज है। पिछले 9.5 साल से डीजीपी नहीं दे पाए, 6 महीने में डीजीपी क्या कर लेगा, वो भी सरकार कठपुतली की तरह नचा रहा है। 9 साल नहीं, 4 साल से कहा है। अरे 9.5 साल की सरकार है, 4 साल बाद डीजीपी स्थायी मिल गया। 9.5 साल की सरकार है, 4 साल बाद इनको परमानेंट डीजीपी मिला है। और यही जो डीजीपी साहब जो परमानेंट रहे थे वो भी कार्यकाल पूरा करके गया, बीच में तो नहीं हटाए गए, 6 महीने में हटा दिया। अरे 4.5 साल में पहले बताया, वर्तमान की अभी प्रशांत कुमार जी टाइम पूरा करके, 4 साल में सिंह जी टाइम पूरा करके गए, वो गए, खान सिंह टाइम पूरा करके गए। अरे परमानेंट आप डीजीपी नहीं ढूंढ पा रहे हो, और देश को बता रहे हो कि प्रदेश को बता रहे हो कि प्रदेश में कानून का राज है। जब डीजीपी नहीं है तो कानून का राज कहाँ से आ जाएगा। डीजीपी नहीं है मतलब कहा था, टेम्परेरी डीजीपी था, 4.5 डीजीपी नहीं थे। अरे टेम्परेरी थे, जो सरकार के कठपुतली उंगलियों पे नाचते थे, योगी की उंगली पे नाचते थे। पूरे प्रदेश वाले क्या करेंगे, तुम्हारी उंगली में नाचेंगे? नहीं, उनका भी मनसा चुनाव, सरकार का निर्देश तो मानेगा डीजीपी। यहाँ पे शंका उठता है, चुनावी साल आने वाला है। अरविंद कुमार जैन रिटायर होने के बाद किसने उनको डीजीपी बना दिया सपा की सरकार में, जरा बता दें। होने के बाद, हाँ, रिटायर होने के बाद अरविंद कुमार जैन, इनको पता नहीं नाम खाता ना भाई, अरविंद कुमार जैन को रिटायर होने के बाद खाता ना भाई, जो भारतीय जनता पार्टी बहुत बढ़िया, खाता ना भाई, इनका कहना काम झूठे लोग हैं। पूछे खाली अरविंद कुमार जैन को बनाया था, ने कुछ करके दिखाया तभी उनको परमानेंट किया गया है। डीजीपी ने उत्तर प्रदेश के अंदर परफॉर्म किया। यहाँ तो सपाइयों को बिल के अंदर भेज दिया, इनके गुंडों को। 9.5 साल में तक किसानों के लिए अच्छा बस मैं आया नहीं, अब मैं सवाल लेके यहाँ से आऊंगा, और सवाल इसलिए लेके आऊंगा, मेरे पास समय भी लिमिटेड है, मेरे पास 3 मिनट का टाइम है, और इस 3 मिनट में डॉक्टर साहब सिर्फ हम इतना पूछना चाहेंगे आपसे कि डॉक्टर साहब, क्या स्थितियां सुधारने के लिए
पुलिस का मनोबल मजबूत होना जरूरी है, या जैसा ये आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस को गुंडा बना रही सरकार? देखिए, बिना पुलिस के मनोबल को मेरे खुद के ग्रैंडफादर इस शहर के एसएसपी रहे, सबसे पहले भारतीय एसएसपी रहे। तो मैं तो पुलिस के घर से आती हूँ। पुलिस जिस प्रेशर में काम करती है इसका आपको अंदाज नहीं हो सकता है। और हमारी पुलिस बहुत ओवरवर्क्ड और ओवर स्ट्रेस्ड है। जब क्लियर लाइन ऑफ ऑर्डर होता है तो आपको दिखेगा कि कार्य वो ज्यादा बेहतर कर पाएंगे। टेम्परेरी डीजीपी भी मन लगा के काम करते थे, प्रशांत कुमार। इनके पहले पर उनका जब उनका रिटायरमेंट ही आ गया, उसमें गवर्नमेंट क्या कर सकती है? आप 6 महीने, अगर किसी का रिटायरमेंट 6 महीने, आप उसकी सीनियोरिटी में अकोमोडेट कर रहे हैं उसको। ठीक है, वो सब्जेक्ट सबकी जानकारी में। मेरा सवाल सिर्फ ये था कि क्या पुलिस का मनोबल मजबूत होना चाहिए? बिल्कुल, बिना जब तक पुलिस का मनोबल मजबूत नहीं होगा तब तक पुलिस बहुत सारे कार्य नहीं कर पाएगी। हम ये नहीं कहते हैं कि पुलिस में गलत लोग नहीं है, वो हर जगह है। पॉलिटिक्स में है, एजुकेशन में है, आईएएस में है, आईपीएस में है, पुलिस में है। हमारे यहाँ तो हमारा राष्ट्रीय चरित्र हो गया है। जिस दिन मैं आपको बताऊं, मैंने अपने जीवन में जिस दिन चपरासी ने 20 रुपया घूस लिया एक अफसर से मिलाने का, उस दिन मैंने सोचा कि ये हमारा राष्ट्रीय चरित्र गिर के यहाँ तक अगर बीमारी फैल गई तो ये बीमारी को खत्म करना इतना आसान नहीं होगा, समय लगेगा। तो वो समय लगेगा, तो वो सत्ता से भी नहीं बदलेगा। हमारी सोच बदलनी होगी। देश को अपने हित के लिए ये सब चीजें सोचनी होंगी। घरों से ये बात आएगी, संस्कारों से आएंगी। और आपको अपने पुलिस का मनोबल अगर आप नहीं बना के रखेंगे तो आप बिल्कुल भूल जाइए कि किसी भी प्रकार से वो आपकी सुरक्षा कर पाएंगे। तो देखिए, साफ साफ कहा, मैंने कहा था शो का क्लोज मैं प्रोफेसर साहब की बात से करूंगा, और उन्होंने साफ साफ कहा कि अगर पुलिस का मनोबल मजबूत नहीं होगा, भले ही आरोप लगाए गुप्ता जी कि उत्तर प्रदेश की पुलिस को सरकार जो है वो अपराधी बना रही है, भले वो भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति उस बात का जवाब उतनी कड़ाई से ना दे पाए, और पत्रकार की तो जिम्मेदारी है अगर कुछ बोल दे तो 2 मिनट में उसी पे आरोप लग जाता है कि वो किसी का पक्षधर है, फिर चाहे हम हो या दिनेश शर्मा सर। हम लोग तो हर तरफ से, इधर खड़े हो तो इधर वाला, और उधर खड़े हो तो उधर वाला, अपना कोई नहीं मानता लेकिन गैर 2 मिनट में मान लेते हैं। लेकिन बावजूद इसके हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, हम विश्लेषण कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, इनसे भी पूछ रहे हैं, इनसे भी पूछ रहे हैं, उनसे भी पूछ रहे हैं, और इनको भी बुला के पूछ रहे हैं जिनसे हमने ही सीखा है, क्योंकि समाज को एक मैसेज जाए और समाज बदले, यही तो हमारी भी जिम्मेदारी है। आशुतोष, हम और आप ऐसे ही विषय का विश्लेषण करेंगे, ऐसे ही सवाल पूछकर उसका जवाब जनता के लिए सामने लाएंगे, फिर भले हम पर कोई आरोप लगे और चाहे हमें खबर में थप्पड़ भी खाना पड़े, देखेंगे थप्पड़ वाले को भी, पहले खबर तो कर लें। नमस्कार। और इसी के साथ हमारे खास बुलेटिन माइक ऑन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।